क्रेडिट स्विस के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट इंडिया स्ट्रैटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा आज हमसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना सेंट्रल बैंकर्स का स्टांस समझाएं, फिर हम FY22 की बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के सेंट्रल बैंकर का स्टांस जैसे आपने रीड किया कल, या ग्लोबल मिस्टर पावेल का भी। देखिए, जो आरबीआई अभी कर रहा है, सो एक ये जो अकोमोडेटिव स्टांस है, मेरे हिसाब से वो अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो उसको ईज करना इन्होंने सितंबर से ही शुरू कर दिया है। सभी लोग रेपो रेट पे एंकर्ड होते हैं कि रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं विद कोलैटरल, और रिवर्स रेपो होता है कि अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो आरबीआई पे जमा करते हैं, तो आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उस पे उनको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो रिवर्स रेपो रेट है अभी 3.35% पे है और रेपो रेट जो है वो 4% पे है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आपको आरबीआई 3.35 देगी। बट पिछले 6 महीने में आरबीआई ने एक VRRR भी चालू किया है, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, यानी कि एक वो 14-28 दिन के ऑप्शंस करते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रेट को डायनामिकली सेट करते हैं, और अभी उन्होंने उसका 4% कर दिया है। तो जो 8 से 10 लाख करोड़ अभी बैंक्स आरबीआई को जमा करते हैं, उसमें अब 2 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ ही अब रिवर्स रेपो रेट पे जा रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ अभी VRRR में 4% पे जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में काफी बैंक्स ने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अब ऑलरेडी प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये आरबीआई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है कि उनको पता है कि टाइटनिंग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी भी ठीक ठाक कर रही है। बट एक अनसर्टेनिटी है कि अभी ओमाइक्रॉन वेरिएंट से क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई तो क्या होगा, अगर तेल के दाम और गिर गए या बढ़ गए तो क्या होगा। तो वेरिएबिलिटी है। अगर उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को हाइक कर दिया होता तो मान लीजिए 3 महीने बाद फिर काटना पड़े, तो उससे इकोनॉमी पूरी विपसा हो जाती है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो VRRR के थ्रू टाइटन कर रहे हैं, और जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब इकोनॉमी अपनी अब फ्लाइंग के लिए तैयार है, तो वो फिर रिवर्स रेपो बढ़ाएंगे और फिर ये VRR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपने सही बात कही। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी तो ऑलरेडी सिस्टम से सक करना शुरू हो गई, और शायद इसीलिए यील्ड जो आपने बताया हार्डन हो गई थी, सिस्टम भी पोजीशन था। इकोनॉमी पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? आपने नोट में भी आपने लिखा है कि आप उम्मीद करते हैं कि FY22 ऑनवर्ड्स ये एक अपवर्ड स्लोपिंग एक ट्रेजेक्टरी में एंटर करेगी। आप अपना व्यू बताएं, और क्या ट्रिगर्स इस समय इकोनॉमिक रिकवरी पे प्ले हो रहे हैं, अगर ये हमारे व्यूअर्स के लिए समझा सकें। जरूर। सो अभी इकोनॉमी की रिकवरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप कितनी जल्दी प्री कोविड लेवल पे पहुंचे, और दूसरा कि जो प्री कोविड ट्रेजेक्टरी थी, बिकॉज सी अनलाइक यूएस या यूरोप, हमारी इकोनॉमी तो वहां पे तो 1-2% ग्रोथ पे ही लोग खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे इकोनॉमी 6.5-7% पे ग्रो कर रही थी। तो कितनी जल्दी हम वो प्री पैंडेमिक पाथ पे पहुंचेंगे, और हमारा मानना है कि अभी हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल तो लास्ट क्वार्टर ही क्रॉस कर गए। सितंबर क्वार्टर में हम लोग 0.3% आगे थे सितंबर 19 क्वार्टर से। बट अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कितनी जल्दी प्री पैंडेमिक पाथ पे पहुंचेंगे। यानी कि अगर FY20 का आउटपुट लेवल 100 था, तो 6.5% 3 साल ग्रोथ के बाद FY23 का आउटपुट लेवल 121 होना था। यानी कि अगर कोविड नहीं होता तो हम लोग 121 पे होते। अभी कंसेंसस 108 पे है, यानी कंसेंसस मान रही है कि जो बिना कोविड के आउटपुट होता उससे हम 10% नीचे होंगे। हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि हम लोग उससे बहुत करीब पहुंच जाएंगे। यानी कि जो 108 पे कंसेंसस है वो 112, 113, 114 भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी की रिकवरी जो है वो काफी अच्छी हो रही है, और अभी भी कुछ लिवर्स खुलने बाकी हैं। स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म का नॉर्मलाइजेशन, जैसे सब ऑफिसेज खुलेंगे तो डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे जो अभी या ऑटो सेक्टर नॉर्मलाइजेशन, अभी ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा है,
बट वो एक छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स के कारण पूरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन अभी ठंडा पड़ा है। जब वो बढ़ना शुरू होगा तो काफी हद तक रिकवरी आएगी। और लास्ट है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। तो उसमें आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल जॉब्स की लॉसेज हैं वो ऑटोज में है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट टाइल्स ब्रिक्स वगैरह में है। तो जब ये दो सेक्टर्स नॉर्मलाइज होंगे काफी हद तक इकोनॉमी एक अभी जहां है उससे और आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट को अगले साल काफी अच्छे से अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट नीलकंठ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। जब से मैंने वो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नोट पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि उन्होंने कहा था कि इंडिया का पोटेंशियल नेक्स्ट 10 ईयर्स तक 7% प्लस ग्रो करने का है। उन्होंने अपने रीजंस दिए थे, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या हमारा पोटेंशियल उस तरह की सस्टेन, अगर कॉरिडोर भी पकड़ लीजिए 6.5-7 तक का पोटेंशियल है क्या एक डेकेडल ग्रोथ का? और अगर ऐसा होता है तो इक्विटी ज़्यादा एसेट क्लास का क्या पोटेंशियल हो सकता है इतने लंबे अरसे तक? नहीं, एकदम है। ये अगला सवाल है कि एक बार जब बेस नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्योंकि जब आपका बेस मतलब आपने लोगों को घर में बंद कर रखा था, वो घर से बाहर आके काम कर रहे हैं, तो उसके बाद इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कहना है कि जो इकोनॉमी पहले ही कोविड के पहले ही स्लो हो रही थी और कोविड में भी बहुत स्कारिंग हुई है, उस कारण से हम लोग 5.5-6% ग्रो करेंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पेसिमिस्टिक है। इसमें 6.5 से 7 में भी 7 के ऊपर भी हल्का 8-9 वाला के आसार मुझे नहीं दिखते, बट 7% तो हम आई थिंक कर सकते हैं। और उसके ड्राइवर्स क्या होंगे? उसके ड्राइवर्स होंगे एक ये कि हमारा ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट, यानी जो घर बनाने का और हमारे यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन का जो मार्केट है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। काफी हद तक लोग खुद अपने घर बनवाते हैं या छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं। और जो बड़े शहरों के घर हैं उनमें मतलब 8-9 साल से डाउन साइकिल चल रही थी। अब आसार हैं कि वो अब उठने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगले साल, अभी तक तो केवल घर बिक रहे हैं जो बने बनाए हैं, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जीडीपी बनता है, तो वो जब बढ़ेगा उसी से आपको आधा 1% ओवर 4-5 ईयर्स एनुअल अपग्रेड मिल सकता है। क्योंकि पिछले 8 साल में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन का डाउन साइकिल था उससे 1.1% हर साल का नुकसान हुआ जीडीपी को। तो जब वो साइकिल अब टर्न करता है तो 6 महीने का टर्न नहीं होता, वो मतलब 4-5 साल का होता है कम से कम, और उससे काफी तेजी आएगी। दूसरा है सॉफ्टवेयर, कि अभी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की संख्या 8 से 10% हर साल बढ़नी है, क्योंकि हर चीज में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। और इतने अब आप कितना भी ईस्टर्न यूरोप जाएं, दूसरे देशों में जाएं, बहुत सारी रीस्किलिंग करें डेवलप्ड मार्केट्स में, इकोनॉमी में इंजीनियर ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर लिखने वाले लोग ही नहीं है जिनको अंग्रेजी समझ में आती है, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। जो अभी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं उसमें काफी हद तक प्राइस ग्रोथ है, यानी स्टील के दाम बढ़ गए, थोड़ा आयरन ओर के दाम बढ़ गए, गेहूं और चावल के दाम बढ़ गए, तो वो हो सकता है कि थोड़ा टेम्पर हो जाए बिकॉज अब वो सब दाम गिर रहे हैं। बट इन ऑटो कंपोनेंट्स, इन अपैरल यानी कपड़ों का एक्सपोर्ट, और जो फूड प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज में हमारे या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें काफी हद तक हमारा अब प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ रही है, हमारे स्किल सेट्स बढ़ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स श्रिंक हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 7% ग्रोथ पॉसिबल है। 10 साल थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी 4-5 साल तो दिख रहा है। नीलकंठ, चलिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अगर 3 to 5 ईयर विंडो भी है भारत के पास, अच्छी खासी ग्रोथ रिकवरी और सेम सस्टेन कर ले जाएं, तो किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी अभी आप अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बता रहे हैं, जो सो दैट उस अर्निंग्स ग्रोथ का मैक्सिमम अर्निंग्स कैप्चर हो सके पोर्टफोलियो में? जरूर। तो इसमें मतलब 2 शब्दों में ग्लोबल सिक्लिकल्स पे अंडरवेट हैं और लोकल सिक्लिकल डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे ओवरवेट है। कहने का मतलब
जिन सेक्टर्स को हमारी इकोनॉमी के इंडिया की इकोनॉमी के अपटर्न से फायदा होगा, उन सेक्टर्स को हम पसंद करते हैं। और जिन सेक्टर्स का ग्लोबल लिंकेज है और जो काफी हद तक चल गए हैं, उन पे हम थोड़ा नेगेटिव है। तो सबसे बड़े हैं बैंक्स यानी फाइनेंशियल्स। तो बैंक्स, नॉन बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग में अभी भी पूरी तरह से उछाल आना बाकी है, वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल और लगेगा, बट कुछ उसमें सेलेक्ट जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उन सब में सेलेक्ट कंपनीज में हम ओवरवेट हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब क्रेडिट ग्रोथ अब बढ़नी शुरू हुई है और अच्छे से बढ़ेगी। हम सीमेंट कंपनीज को पसंद करते हैं, हम इंडस्ट्रियल्स कंपनीज को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद हमारे यहाँ अब इन्वेस्टमेंट साइकिल फिर से, क्योंकि बहुत सारे फॉल स्टार्ट्स हुए हैं 2018-19 में भी लग रहा था, फिर वो एनबीएफसी क्राइसिस आ गई, 2014-15 में लग रहा था, फिर लगा कि वो बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप हो रहा है। सो अभी फिर से बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग हैं बड़ी कंपनीज के, फाइनेंशियल्स के, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, अभी भी लोग डरे हुए हैं। अब ये माने कि अगर किसी को नई फैक्ट्री लगानी है तो 10 साल का आउटलुक होना चाहिए कम से कम, और अभी हालत ये है कि आपको 3 महीना आगे नहीं दिख रहा क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटी है, बट ये धीरे धीरे क्लियर होगी। जब ग्रोथ, डोमेस्टिक ग्रोथ का एविडेंस क्लियर होता जाएगा, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट साइकिल भी रिकवर करेगी। तो हम इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, सीमेंट और कुछ हद तक स्टेपल्स को क्लासिकली सिक्लिकल नहीं माना जाता, बट हमारा ये मानना है कि जो 2.5-3 करोड़ जॉब अभी भी वापस नहीं आए हैं राइट इस रिकवरी में, वो सब लो इनकम जॉब्स हैं, और वो हाउस होल्ड ऑफ कोर्स काफी कष्ट में हैं, उनको उनकी कंजम्पशन जो है पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुई है। पर जब इकोनॉमी मतलब प्री पैंडेमिक पाथ की तरफ बढ़ेगी, तो वही जॉब्स वापस आएंगे, और उससे स्टेपल्स जहाँ पे कि अभी काफी एक्सपेक्टेशंस काफी मॉडरेट हो गए हैं, मेरे ख्याल से वहां पे भी रिकवरी आनी चाहिए। तो इन सेक्टर्स को हम पसंद करते हैं। आईटी सर्विसेज जहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल्स बहुत बढ़ गए हैं, और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, हमने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर का इंडिया में खूब ग्रोथ होगा, बट वो कहाँ होगा? वो प्राइवेटली फंडेड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी में होगा कि किसी प्राइवेटली फंडेड स्टार्टअप में होगा? तो सब इंजीनियर तो वही, आपको एक ग्लोबल कंपनी यहाँ पे अपना ऑफिस खोल लेगी। तो जो हमारी एस्टैब्लिश्ड लार्ज लिस्टेड आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, बट उन पे मार्जिन प्रेशर आ सकता है। तो इन सब चीजों को हम फ्लैग कर रहे हैं। कुछ 3-4 महीने अब वो कॉल नहीं चली, बट अब दिखना शुरू हो गया है। वैसे ही मेटल्स, क्योंकि अगर चीन में जो रियल एस्टेट साइकिल हमारी अपटर्न होने वाली है, वहां पे अगर कम होने वाली है, वहां की आबादी गिर रही है, तो घर क्यों चाहिए? तो अगर 20-25% ग्लोबल स्टील डिमांड अगर करेक्ट होना शुरू हो जाए ओवर 5 ईयर्स, एक साल में नहीं होगा, तो ये सस्टेन्ड डाउन साइकिल हो सकता है। तो इन सब सेक्टर्स पे, और एनर्जी, तो इन सब सेक्टर्स पे हम अंडरवेट हैं। राइट। मिड कैप्स पे आपकी क्या पोजीशन है? मिड कैप्स में कुछ थीम्स जो आपने देखे हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, वहां उस यूनिवर्स के बारे में आपकी क्या व्यू बन रही है? तो एक तो ये है कि इसमें वही 3 से 5 साल का एक व्यू होता है, जो अभी तक हमारी चर्चा जो है वो उसी पीरियड पे चल रही है। बट जब आप स्टॉक मार्केट पे आते हैं, तो आपको 1 साल का व्यू भी बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज किस दाम पे आप खरीद रहे हैं। तो मिड कैप्स और वो ये ओवरऑल मार्केट पे भी, आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स हमारे पूरे मार्केट के काफी एलिवेटेड है, और इसका रीजन ये है, कारण ये है कि काफी लोग मार्केट में एंटर कर चुके हैं। मतलब मैं बिहार के एक दूर दराज के गांव में मुझे सुनने में आया कि 200 लोग वहां बैठ के स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर और जो आप डोमेस्टिक फ्लोज देखें, वो काफी स्ट्रांग हैं। अगर 3% डिपॉजिट रेट है, तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि जब वो लोकल ब्रांच मैनेजर, बैंक ब्रांच मैनेजर कहे कि भाई आपको 3% क्यों चाहिए, आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, 10% रिटर्न बन जाएगा। तो इस कारण से काफी पैसे बहुत जल्दी आ गए। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी, बट मार्केट ने उसको बहुत जल्दी प्राइस इन कर लिया, इसलिए सितंबर से ही हम थोड़ा कॉशियस हो गए थे कि भाई अब 1 साल का रिटर्न तो लगता है पहले ही हो गया, तो अभी ओवरऑल मार्केट कहीं जाएगी नहीं। ये जो है आपका, जो मैं सवाल पे वापस आता हूँ, मिड कैप्स में कुछ ज्यादा हो गया है। क्योंकि वहां पे जनरली फॉरेन पार्टिसिपेशन कम होता है,
और अगर मार्केट अभी बहुत ज़्यादा और एक्सपेंसिव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फॉरेनर्स बेच रहे थे, तो जो कि मिड कैप में उनकी ओनरशिप ही कम थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। और जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जनरली इसी मिड कैप का क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, होता क्या है कि वो छोटी कंपनी है, उसमें लॉन्गेविटी थोड़ी कम होती है, और थोड़ा अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है कि थोड़े से भी वीकनेस पे इंडस्ट्री की हालत खराब हो जाती है, कंपनी की हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए उनका बी मल्टीपल कम होना चाहिए, तो उस लेवल पे वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो सी फंडामेंटली तो अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो मिड कैप्स डोमेस्टिक इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एक्सपोज है। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के जो एक्सपोज्ड हैं, केबल्स, वायर्स, प्लास्टिक्स, ये पाइप्स वगैरह, ये सब का फंडामेंटल काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि 3-5 साल अच्छी ग्रोथ आएगी इसमें। वो किस लेवल पे खरीदना है वो मैं आपके दर्शकों पे छोड़ दूंगा। ओके, एक आखिरी सवाल नीलकंठ, बात ये भी निकल के आ रही है कि हमारी इकोनॉमी 2003 से 2008 के तरीके के इकोनॉमिक फेज में है और उसी तरीके का एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उस तरीके के इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। क्या आपको भी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं, या उस प्रोपोर्शन में ना हो भले ही, और अगर ये सच है उस समय भी मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया था बिकॉज इट वॉज बैक्ड बाय इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो उसमें से हाउ मच ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, वो हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, इट ओनली राइम्स। तो उसमें ये कहना कि 2003 से 8 वाली साइकिल फिर से चलेगी, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। तो कहानी सुनाने के लिए अतिशयोक्ति अच्छी लगती है कि अलाउद्दीन ने 2 बैलगाड़ी भर नमक खा लिया, लेकिन ये मार्केट्स के लिए थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 2003 से 8 का जो फेज था, 2004 से 8 का जो फेज था, उसमें सिंक्रोनाइज ग्लोबल रिकवरी हो रही थी, राइट? तो उसमें चीन का, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स का, और काफी और लो साइकिल से, राइट? उसमें काफी, और उसके बाद यूएस की रियल एस्टेट मार्केट में काफी तेजी थी, तो काफी और फाइनेंशियल लेवरेज जबरदस्त बढ़ रहा था ग्लोबली। सभी बड़े बैंक्स जो हैं वो 30 टाइम्स एसेट सिक्योरिटी पे थे। वो काफी चीजें इस बार नहीं होने वाली, राइट? जैसे अब ये कोई नहीं कह सकता कि चीन की इकोनॉमी जो है वो अब 10% पे 10 साल चलने वाली है, या फिर कि यूएस के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो 0.5 मिलियन पर यूनिट से 0.5 मिलियन पर ईयर एनुअलाइज रेट से 2 मिलियन पहुंच गई थी, वो घट के फिर 0.5 मिलियन हो गई थी, अभी कुछ 7-8 लाख पे है, वो फिर से 2 मिलियन हो जाएगी। वो सब नहीं होने वाला, इसलिए वो ग्लोबल जो बूम आया था वो उसको रिपीट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सेसेस हुए थे उस साइकिल में। मे बी इस बार कहीं और होंगे, प्राइवेट मार्केट में होंगे, बट वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बट हमारी इकोनॉमी के लिए जो काफी हद तक जो सिक्लिकल क्लेंजिंग हुई थी कि आपने बैंक बैलेंस शीट्स को, जैसे आप निफ्टी की अर्निंग्स ही देख लें, FY12 से FY19 यानी 2012 से 2019 तक निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ 4% थी, 19 से 24 हमारी ग्रोथ 15% है। क्योंकि क्या हुआ था उस समय, बैंक्स के बैलेंस शीट क्लीन हो रहे थे, ग्लोबल जेनरिक्स के प्राइसेस गिर रहे थे, टेलीकॉम के प्राइसेस गिर रहे थे, एनर्जी प्राइसेस, मटेरियल प्राइसेस, सब कुछ ग्लोबली डाउन थे। तो अब वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, राइट? तो मुझे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ठीक करेगी,